एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जो समंदर के शिकारियों का ही शिकार करता हो। एक ऐसा आदमी जिसने दुनिया के सबसे बड़े जीवों को बचाने के लिए सरकारों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी सीधी टक्कर ले ली। ये कहानी है पॉल वॉटसन की। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे रोमांचक मोड़ से। एक ऐसा टकराव जिसने पॉल वॉटसन के मिशन की दिशा हमेशा हमेशा के लिए तय कर दी। तो बात है साल 1979 की। अटलांटिक महासागर की लहरों पर एक जहाज तैर रहा था, सिएरा। ये कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि व्हेल के शिकारियों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता था। इतना कुख्यात कि इसने 25,000 से ज्यादा व्हेल्स की जान ली थी और दुनिया के कई बंदरगाहों ने इस पर बैन तक लगा रखा था। और इनके शिकार का तरीका वो बहुत ही क्रूर था। शिकारी व्हेल्स की समझदारी और उनकी संवेदना का ही फायदा उठाते थे। वो एक विस्फोटक हार्पून का इस्तेमाल करते थे जो व्हेल के शरीर में घुसकर फट जाता। अब घायल व्हेल की चीखें सुनकर जब दूसरी व्हेल्स मदद के लिए आती तो वो शिकारी उन सबको एक एक करके मार डालते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग होना था। अचानक एक दूसरा जहाज तूफान की रफ्तार से आया और सीधे सिएरा से जा टकराया। शिकारी कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस जहाज ने घूमकर दोबारा टक्कर मार दी। जानते हैं उस जहाज का नाम क्या था? सी शेफर्ड। और उसके कैप्टन थे पॉल वॉटसन। बस वॉटसन का मिशन पूरा हो चुका था। सीरा जहाज को इतना नुकसान पहुंचा कि वो शिकार के काबिल ही नहीं रहा। सीरा के बौखलाए कप्तान ने वॉटसन पर राइफल से गोली भी चलाई, लेकिन तब तक खेल खत्म हो चुका था। कुछ महीनों बाद तो वॉटसन के साथियों ने उस जहाज को हमेशा के लिए समंदर में ही डुबो दिया। तो आखिर ये शख्स है कौन जो इन शानदार जीवों को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है? इसे समझने के लिए हमें पॉल वॉटसन की कहानी को बिल्कुल शुरू से जानना होगा। पॉल वॉटसन का जानवरों से जो गहरा रिश्ता है वो बचपन से ही था। कुछ घटनाओं ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उनका सबसे अच्छा दोस्त एक ऊदबिलाव था जिसे शिकारियों के जाल ने मार डाला। इसके बाद उन्होंने खुद उन जालों को ढूंढ ढूंढ कर नष्ट करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपनी आंखों से सील्स का क्रूर शिकार देखा और बाद में उन परमाणु परीक्षणों के खिलाफ प्रदर्शन किया जो समुद्री जीवन को तबाह कर रहे थे। हर एक घटना ने उनके अंदर के विद्रोही को और मजबूत किया। लेकिन 1975 में एक पल ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी को एक मकसद दे दिया। वो ग्रीनपीस के साथ एक मिशन पर थे जब उन्होंने एक व्हेल को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। पानी में डूबते हुए उस व्हेल ने सीधा वॉटसन की आंखों में देखा। वॉटसन कहते हैं, मैंने ऊपर देखा और मरती हुई व्हेल की आंख देखी और उसी पल मैंने उससे एक वादा किया। ये वादा उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। जब वॉटसन ने जानने की कोशिश की कि आखिर इन व्हेल्स को क्यों मारा जा रहा है, तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। स्पर्म व्हेल्स को उनके सिर में मिलने वाले एक खास तेल के लिए मारा जा रहा था जिसका नाम था स्पर्मेसिटी। और इस तेल का इस्तेमाल दुनिया को तबाह करने वाले हथियारों में होता था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में। सोचिए, इन शांत जीवों को इंसानों के सबसे बड़े विनाश के लिए मारा जा रहा था। इस तरह की दिल दहला देने वाली सच्चाई ने वॉटसन के सीधी कार्रवाई के संकल्प को और भी पक्का कर दिया। लेकिन यही संकल्प जल्द ही उनके और उनके अपने ही संगठन के बीच एक बड़े टकराव की वजह बनने वाला था। यहां पर दो अलग अलग सोच थी। एक तरफ था ग्रीनपीस, जिसके वॉटसन को-फाउंडर थे। उनका मानना था कि अहिंसक विरोध करना चाहिए, यानी कुछ गलत होते हुए देखो, सबूत जुटाओ और अधिकारियों को सौंप दो। दूसरी तरफ थे वॉटसन और सी शेपर्ड, जिनका मानना था कि अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो उसे उसी वक्त उसी जगह रोको, भले इसके लिए उनके जहाज से टक्कर ही क्यों ना मारनी पड़े। इसी बुनियादी मतभेद के कारण उन्हें ग्रीनपीस से निकाल दिया गया। ग्रीनपीस से अलग होने के बाद वॉटसन ने अपना युद्ध एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक जगह पर शुरू किया, अंटार्कटिका का बर्फीला समंदर, जहां दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल शिकार चल रहा था। देखिए, वैसे तो व्हेल के कमर्शियल शिकार पर इंटरनेशनल बैन था, लेकिन जापान एक कानूनी खामी का फायदा उठा रहा था। वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर वो हर साल करीब 1000 व्हेल्स का शिकार कर रहा था। असल में ये सिर्फ एक बहाना था और व्हेल्स को उनके मांस के लिए मारा जा रहा था। तो इस अनुसंधान को रोकने के लिए वॉटसन और सी शेफर्ड ने सीधी कार्रवाई शुरू की। उनकी रणनीति धीरे धीरे और ज्यादा आक्रामक होती गई। पहले तो वो जहाज़ों पर बदबूदार एसिड फेंकते, फिर वो स्मोक बॉम्ब से उनका रास्ता रोकते, इसके बाद वो शारीरिक रूप से जहाज़ों को ब्लॉक करते और आखिरकार वो अवैध शिकार करने वाले जहाज़ों को सीधे टक्कर मार देते थे। इस लड़ाई को अगले लेवल पे ले जाने के लिए सी शेफर्ड ने एक
कह सकते हैं $1.5 मिलियन का हथियार खरीदा, एक हाईटेक स्पीड बोट। इसका नाम था एडी गिल। ये दुनिया का सबसे तेज जहाज था जो किसी भविष्य के फिल्म से निकला हुआ लगता था। और फिर 2010 में ये टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। एडी गिल ने एक जापानी जहाज का रास्ता रोका, लेकिन शिकारी जहाज रुका नहीं। उसने पूरी रफ्तार से एडी गिल को टक्कर मार दी, जिससे वो 2 टुकड़ों में टूट गया। ये एक चमत्कार ही था कि चालक दल के सभी सदस्य बच गए, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि ये लड़ाई कितनी जानलेवा हो चुकी थी। जहाज़ों से टक्कर लेने की कीमत वॉटसन को अपनी आज़ादी से चुकानी पड़ी। जल्द ही वो दुनिया के लिए एक हीरो और सरकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े बन गए। ये उनकी एक दशक लंबी भागदौड़ की कहानी है। सब कुछ 2012 में जर्मनी में उनकी गिरफ्तारी से शुरू हुआ। जब उन्हें पता चला कि जापान उन्हें ले जाना चाहता है तो वो जमानत तोड़कर भाग गए। इसके बाद इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए 15 महीने तक समुंदर में ही रहे। सालों बाद जुलाई 2024 में उन्हें ग्रीनलैंड में फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन आखिरकार डेनमार्क ने उन्हें जापान को सौंपने से इनकार कर दिया। तो इतना सब कुछ करने के बाद, 1 दशक तक भगोड़े की तरह जीने के बाद, सवाल तो उठता है, क्या वॉटसन के इस संघर्ष का कोई असर हुआ भी? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। एक अनुमान के मुताबिक वॉटसन ने सीधे तौर पर 6000 से ज्यादा व्हेल्स को बचाया। ये बार चार्ट एक शानदार कहानी बताता है। देखिए कैसे पश्चिमी दक्षिणी अटलांटिक व्हेल की आबादी, जो कभी 1000 से भी कम रह गई थी, आज बढ़कर 25,000 से ज्यादा हो गई है। ये उनके काम के असर का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन वॉटसन की ये लड़ाई सिर्फ वेल्स की नहीं है, ये तो हमारे पूरे महासागर के भविष्य से जुड़ी है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि दुनिया की 70% मछलियां जरूरत से ज्यादा पकड़ी जा रही हैं, और अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो 2048 तक हमारे समंदर मछलियों से खाली हो सकते हैं। वॉटसन के लिए ये लड़ाई इंसानों के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसानी फितरत के खिलाफ है। वो मानते हैं कि हम एक वायरस की तरह अपने ही घर, यानी इस ग्रह को तबाह कर रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में, ये ग्रह को खुद से बचाने का युद्ध है। और यहीं पर पॉल वॉटसन की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या अपने ग्रह को बचाने के लिए कानून तोड़ना सही है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, एक बात तो साफ है, कभी-कभी एक अकेला इंसान भी समंदर की लहरों का रुख मोड़ सकता है।